जो DD1 देखते होंगे, पहले DD1 पे एक सॉन्ग सुनाई देता था, सॉन्ग आता था। क्या था सॉन्ग भाई? सौर मंडल में टिम टिम करते तारे अनेक है, एक गाना हुआ करता था। तो DD नेशनल पे ये गाना देता था। तो एक्चुअली बता दें, वो कल्पनाओं का बात था। सौर मंडल में तारा नहीं होता है, सौर मंडल में एक ही तारा है, सूर्य है। सौर मंडल में क्या है? एक ही तारा है, सूर्य है, और बाकी क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, ग्रह का उपग्रह है। तो सौर मंडल में एक तारा, तारा जो टिमटिमा है, ये सौर मंडल का भाग नहीं, अलग अलग सूरज है, वो अलग अलग तारा। सूर्य भी एक तारा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, आप भी सोचते हैं मास्टर गाना सुना रहा है क्या? चलिए, तो आइए सेकेंड पार्ट लेकर उपस्थित हूँ आप लोग के बीच, NCERT क्लास 6 ज्योग्राफी का। तो शुरू करते हैं। सौर यहाँ तक हो चुका था, सौर मंडल से शुरू करते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। क्या बोला भाई? मुखिया कौन है? सूर्य है। सौर मंडल कैसे बना है? सौर मंडल 8 ग्रह से मिलकर बना है। उसके बाद क्या है? कुछ उपग्रह, जो 8 ग्रह का जो उपग्रह है, ऐसे बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं है, लेकिन 8 ग्रह का जो भी उपग्रह खगोलीय पिंड होगा, या कुछ अन्य खगोलीय पिंड जो मंगल बृहस्पति के बीच जो उल्का पिंड चलता है, क्षुद्र ग्रह सब, ये भी जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है। यही तो देखना था, यही तो समझना था। सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ पे स्थित है? सौर मंडल के केंद्र में। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सौर मंडल का केंद्र, सूर्य कहाँ है? केंद्र में स्थित है, सौर मंडल के केंद्र। यह बहुत बड़ा है एवं गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। इसमें खिंचाव बल, जो से खिंचाव बल लगता है सभी ग्रह पे, तो सौर मंडल में सभी ग्रह को क्या करता है? बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। अगर सौर मंडल में किसी ग्रह को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा मिल रहा है, तो उसका एकमात्र स्रोत क्या है? एकमात्र स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही जो ऊर्जा मिलता है, मान लीजिए हम लोग को भी जो ऊर्जा मिल रहा है, हम लोग को भी, तो ऊर्जा कहाँ से भाई प्राप्त हो रहा है? सूर्य से। कैसे प्राप्त हो रहा है आपको बताते हैं। सूर्य से प्रकाश संश्लेषण क्रिया किया कौन? पौधा। और पौधा के फल को कौन खाया? हम लोग खाएं, और जितने भी जीव जंतु हैं। तो ट्रांसफर कहाँ हो रहा है भाई? पौधा जो फोटोसिंथेसिस करेगा, पौधा फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा, वही ग्लूकोज हम लोग खाएंगे, फिर फ्रुक्टोज में बदलेगा। तो ये सब बात है। तो वहाँ विज्ञान में नहीं जाना हम लोग को, कहाँ पे रहना है? ज्योग्राफी में ना, और क्लास 6 के ज्योग्राफी में। लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। सूर्य सबसे ज्यादा सौर मंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन इसका जो अधिक तेज होता है, इसको हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सूर्य है, लेकिन नजदीक होने के बावजूद भी बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पे स्थित है। सूर्य पृथ्वी से कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर दूरी पे लगभग स्थित है। ग्रह के बारे में देखते हैं। ग्रह क्या है? ये सब आप लोग पढ़ा कीजिएगा अपना बुक में, बुक रखिए और देखिएगा। ग्रह के बारे में देखते हैं। ग्रह क्या है? हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार देखते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पहला होगा बुध, उसके बाद शुक्र है। पृथ्वी हमारा तीसरे नंबर पे, पृथ्वी तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे मंगल है, फिर बृहस्पति 5वें नंबर पे है, फिर शनि, फिर यूरेनस तथा नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों का याद करने का ये ट्रिक है। ट्रिक ग्रिक पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, कभी नहीं दिए हैं, नहीं देते हैं। ट्रिक है क्लास 6 वाले को। ट्रिक रटिएगा, मान लीजिए ट्रिक रटिएगा, इससे अच्छा है कि मेन पॉइंट रख लेंगे। अब ट्रिक याद करेंगे, क्या ट्रिक था यार, तो ट्रिक क्यों रटेंगे? डायरेक्ट 10 बार तो बोलेंगे तो याद हो जाएगा।
क्या है, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल में जितने भी 8 ग्रह हैं तो वो एक निश्चित पथ पे ही चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। दीर्घवृत्ताकार किसे कहते हैं समझिए। कोई भी उपग्रह जो बहुत बड़ा आकार में घूम रहा है, वृत्ताकार में घूम रहा है, लेकिन ये नहीं कि कभी ये और क्या त्रिज्या असमान हो, ये नहीं कि एक ही रेडियस में घूमे तो उसे वृत्ताकार कहेंगे। दीर्घवृत्ताकार कहेंगे, अलग अलग रेडियस में घूम रहा है तो इसे दीर्घवृत्ताकार कहेंगे। और दूरी पे भी है। कैसे, तो आप देखेंगे कि सूर्य जब उत्तरायण होती है तो सूर्य से ये पृथ्वी, सूर्य उत्तरायण होती है तो क्या होगा भाई, दूरी बढ़ जाता है। तो ये सब बात है आपको याद होना चाहिए। वो बाद में बताएंगे, बाद के कक्षा में बताएंगे। सूर्य का चक्कर लगाते हैं ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ये जो दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं ये क्या कहलाते हैं, कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है। सबसे पहला बुध है ना, बुध ग्रह है नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगता है। किसे, बुध को केवल 88 दिन लगता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये सारा प्रश्न आपको जनरल कंडीशन में पूछेगा। बुध कितना दिन में चक्कर लगवाए, 88 दिन में। जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, शुक्र को कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है किसको, सूर्य को, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। रीजन भी दिया गया है, देखिए क्लास 6 में कितना अच्छा से दिया गया है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगनी मौसी जो भी होता है सब कुछ पूछता है, समझे। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति जो है ना, तो बुध शुक्र के समान है। बुध सॉरी शुक्र और पृथ्वी दोनों आकार आकृति में लगभग समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। अभी तक मतलब कब तक, जब तक पहले 2006 तक माना जाता था, तो अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूवी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। बौने ग्रह क्यों, ये लोग क्या करता भाई, यहाँ पे ग्रह होने का परिमाप क्या बताएगा, दीर्घवृत्ताकार में घूमेगा और किसी के अक्ष में नहीं जाएगा। लेकिन ये क्या करता भाई, दूसरे के अक्ष में यानी रास्ते में घुस जाता था प्लूटो, इसलिए इसको ग्रह से हटा दिया गया। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। मोहित मतलब मनमोहक हुआ है। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। ये सब बात है, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। पृथ्वी को समझते हैं। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। हम बताए थे पृथ्वी पहले क्या होगा, बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है कौन, पृथ्वी। यह ध्रुव के पास थोड़ी चिपटी हुई है। ध्रुव के पास कैसे भाई, चिपटी हुई है। सेब देखें, सेब दोनों तरफ से चिपटा हुआ है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआभा कहा जाता है। यही कारण है कि चिपटा होने के कारण इसके आकार को क्या कहते हैं, भूआभा कहा जाता है। भूआभा का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही है। जीवन का जो अनुकूल स्थिति है अभी तक खोजा गया आंकड़ा के हिसाब से, उसके अनुसार क्या है भाई कि अभी तक जितना भी खोजा गया आंकड़ा है तो अभी तक ये मालूम हुआ है कि जीवन अगर जीने के लिए उपयुक्त स्थान है केवल पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यह पानी एवं वायु, यहाँ पे क्या है, पानी एवं वायु उपस्थित है। पानी है, वायु है, सब कुछ है। उसके बाद क्या है, पृथ्वी पर ना तो अधिक गर्मी है ना ठंडी है। जो हम अब यहाँ पे पानी उपस्थित है
जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। पानी, जल और वायु, कितना जल और पानी और वायु हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। कहा है कि अगर वायु में ऑक्सीजन हम लोग को नहीं होगा तो ऑक्सीजन अगर नहीं होगा तो 10 सेकंड में पूरा दुनिया खत्म ना जी। कहा है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन क्या है? वायु है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा अद्भुत ग्रह है। वायु में क्या है? सब पृथ्वी सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है भाई? जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, हम बताए भी ऑक्सीजन मौजूद है जो हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो ये बात है। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। आंतरिक से जब देखा जाता है तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? नीले कलर की, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। 2/3 सतह जो है, 2/3 सतह कितना? 3 भाग में 2 भाग पानी है। कहाँ पे? धरती पे, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब मान लीजिए पानी है, पानी में सूर्य की रोशनी पड़ेगा और आंतरिक से जब देखेगा तो कलर कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। चंद्रमा के बारे में देखते हैं। ये चंद्रमा में बना हुआ है। चंद्रमा के बारे में, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी के पास कितना उपग्रह है? केवल एक है। उसका नाम क्या है? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? 4 भाग में केवल 1 के भाग क्या है? चंद्रमा का व्यास, डायमीटर। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। हम लोग चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है। सभी खगोलीय पिंड जो चमकते हैं रात में, तो वो खगोलीय पिंड देखने के बाद चंद्रमा लगता है बड़ा। क्यों बड़ा दिखता है? क्योंकि ये नजदीक में है। सबसे छोटा होने के बावजूद भी बड़ा दिखता है क्योंकि ये बहुत नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देख लेते हैं इसको, ये इंपोर्टेंट है थोड़ा, इस बात को देख लेते हैं। क्या है? उपग्रह। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। समान सा बात था। उपग्रह किसे कहते हैं? जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, उसी प्रकार पृथ्वी चक्कर चारों ओर जो भी पृथ्वी या मंगल ग्रह के चारों ओर जो भी पिंड चक्कर लगाएगा उसे क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। उपग्रह कहेंगे। जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसी प्रकार चंद्रमा भी लगाती है। मानव निर्मित उपग्रह किसे कहेंगे? देखेंगे। उपग्रह मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, उपग्रह कहेंगे। और उसमें क्या जुड़ा हुआ है? मानव निर्मित। इसका अर्थ ये है कि मानव द्वारा निर्मित एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ये सब आसान बात है। ये चंद्रमा के बारे में और कुछ है, देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग 27 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करेगा। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पे भी घूम जाएगा और पृथ्वी के चारों ओर भी चक्कर लगा देगा। कौन? चंद्रमा अपने अक्ष पर भी चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। मान लीजिए पृथ्वी न घूम रही है जी, पृथ्वी भी घूम रही है और फिर सूर्य का परिक्रमा कर रही है, उसी प्रकार चंद्रमा भी घूम रही है। तो जो भाग हम देखते हैं पृथ्वी के जिस भी पार्ट से जो भाग दिखाई देता है वही भाग हमेशा पृथ्वी से दिखाई देगा। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। चंद्रमा का जो परिस्थिति है वहाँ पे जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है। ये नहीं कि आप लोग बढ़िया बिस्तर समेटे कहाँ चले गए चंद्रमा पे रहने के लिए, तो मर जाइएगा। वहाँ पे जीवन जीने के लिए अनुकूल दशा उपलब्ध नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं। पर्वत है, मैदान है एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। छाया, चंद्रमा की सतह पर अगर छाया बनेगा तो मान लीजिए पर्वत है, इधर धूप पड़ेगा, सूर्य की रोशनी
इधर छाया बन जाएगा ना जी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। नहीं, चंद्रमा में जो बचपन में देखे होंगे कि चंद्रमा भी थोड़ा सा ना ये आपको बीच बीच में वाइट वाइट दिखेगा पूर्णिमा के दिन, या तो नॉर्मल डे में जब पूर्ण चंद्र रहेगा उस दिन, तो लगेगा कि बादल है। बादल नहीं होता है, एक्चुअली छाया होता है। वो किसका? पर्वत का छाया। क्षुद्र ग्रह को समझते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह उपग्रह ये सब चक्कर लगा रहा था, लेकिन इसके अलावा भी असंख्य, मतलब जिसका गिनती नहीं किया जा सके उतना लगभग छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है यह ग्रह के ही भाग हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। ग्रह विस्फोट होता है, कुछ भी ब्रह्मांड में विस्फोट होने के बाद ये टूट फूट के इधर उधर जाता है और सूर्य का परिक्रमा या अपना अपना तारा का परिक्रमा करेगा। वही बात है, ये भी उपग्रह ही था, वर्षों पहले ये सब हुआ। उल्का पिंड को समझते हैं। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। प्रवृत्ति मतलब इसका जो ये हो जाता है, गिरने लगता है। कहाँ पे? पृथ्वी पे। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने लगता है। जो उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरने लगता है तो इस दौरान क्या हो जाएगा? वायु, जलवाष्प, ये सब है ना वातावरण में जी, इससे उल्का पिंड के साथ घर्षण होने लगता है। घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। जल जाते हैं। देखेंगे कि आप लोग जब रात्रि में छत पे सोएंगे तो उल्का पिंड गिरता है। एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं उसको? तारा टूट के गिर रहा है ना, विष मांगो, ऐसा कुछ नहीं बात है, वो उल्का पिंड होता है, होकर जल जाते हैं। क्यों? घर्षण के कारण जल के जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है। ये तो बहुत सारा उल्का पिंड गिरते रहता है, समझे। कभी कभी क्या होता है, पूरा जल भी नहीं पाता है और बिना जले लगभग आधा जला ही है और पृथ्वी पे गिर गया। तो वही बात बता रहा है, कभी कभी कई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब उतना जोर से गिरेगा धरातल पे, गड्ढा नहीं बन जाएगा, गड्ढा बन जाता है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह, ये ब्रह्मांड का इसमें दुख मित्रा के बारे में बता रहा है, फिर से समझाते हैं। आकाशगंगा दुख मित्रा जो अपना है वही बात। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखे हैं? देखिएगा, ऐसे दिखिएगा ना, लगेगा एकदम सफेद चौड़ा पट्टी है। यही दुख मेखला अपना आकाशगंगा, समझे। यह लाखों तारों का समूह है। इसमें लाखों तारा है, तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा यानी मिल्की वे दुग्ध मेखला कहलाता है ना जी। हमारा जो आकाशगंगा है दुग्ध मेखला है। हमारा सौर मंडल इसी आकाशगंगा का एक भाग है ना, आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। प्राचीन भारत में कल्पनाओं का समय था, वैज्ञानिक डेवलप नहीं था उसमें, तो इसका कल्पना क्या किया था कि आकाश में गंगा बह रही है ना, आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी बह रही है, नदी बह रही ना, इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। इस प्रकार इसका नाम गंगा नदी के नाम पे आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों
इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड कैसे बनता है? लाखों आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण कर, लाखों तारा मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करता है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड में क्या है? पृथ्वी भी कहाँ पे है? ब्रह्मांड में। पृथ्वी कहाँ है भाई? सौरमंडल में। सौरमंडल कहाँ है? मिल्की वे में, आकाश गंगा में। आकाश गंगा में और ब्रह्मांड में क्या है? आकाश गंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। तो पृथ्वी ब्रह्मांड का भाग हो गया। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध अच्छा बताया है कि आप हैं, उसके बाद आप कहाँ हैं? पृथ्वी पे हैं। पृथ्वी कहाँ है भाई? सौरमंडल में है। सौरमंडल कहाँ है? आकाश गंगा में। आकाश गंगा कहाँ है? ब्रह्मांड में। तो ये है। तो इसका आप देख लीजिएगा, संक्षेप में दीजिए उत्तर। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ढंग से समझ में आएगा। ढंग से पढ़ते रहिएगा ना, मजा आ जाएगा। तो एनसीईआरटी का दोनों टॉपिक खत्म हो गया। एनसीईआरटी का नहीं, ज्योग्राफी का पहला टॉपिक का दोनों भाग पढ़ा दिए। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? एक सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? आओ खेलिए, एक सेकेंड। हाँ, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर मिलते हैं। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत के आगे सब कुछ झुकता है, बाकी हवाबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है।